कभी सोचा है ये दुनिया असल में बनी किस चीज से है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारे आसपास की हर चीज के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो सवाल यही है कि हमारी दुनिया की ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उन छोटी छोटी डिटेल्स में उतरेंगे जो हमारी इस पूरी दुनिया को बनाती हैं। और इस पूरी खोज में हमारा गाइड बनेगा ये सोर्स मटेरियल, ये साइंस के कुछ नोट्स जो पदार्थ के बुनियादी सिद्धांतों को समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी तस्वीर से और फिर धीरे धीरे उसके अंदर और अंदर जूम इन करते जाएंगे। तो ये सब शुरू होता है एक शब्द से, पदार्थ यानी मैटर। हमारे आसपास जो कुछ भी है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब पदार्थ ही तो है। लेकिन देखिए, कोई भी पदार्थ एक ठोस टुकड़ा नहीं होता। अगर हम उसे जूम करके देखें तो वो असल में बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। इन्हीं को हम कण या पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम इन कणों को और भी करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि ये भी असल में अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के झुंड हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बुनियादी चीज पर। ये अणु भी और भी छोटी चीजों से बने होते हैं और यही हैं हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, परमाणु यानी एटम्स। तो अब तक 3 शब्द सामने आए हैं, परमाणु, अणु और कण। चलिए एक एक करके इन्हें ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले परमाणु। परमाणु किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें उस चीज के सारे गुण मौजूद होते हैं। जैसे सोने का वो सबसे छोटा कण जो अब भी सोना ही है, उससे छोटा कुछ भी सोना नहीं कहलाएगा। बस वही परमाणु है। अब जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो वे एक अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन्हें परमाणुओं की एक छोटी सी टीम समझ लीजिए। और फिर जब बहुत सारे अणु एक साथ जमा हो जाते हैं तो वे एक कण यानी पार्टिकल बनाते हैं। तो एक तरह की सीढ़ी बन गई, परमाणु से अणु और अणुओं से कण। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या हो अगर हम एक परमाणु के भी अंदर झांक कर देखें, वहां क्या मिलेगा? तो देखिए, हर परमाणु के ठीक बीच में एक केंद्र होता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे कणों की खोज की किसने थी? अब इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। अब इन्हें याद कैसे रखें? बस ये एक छोटा सा हिंदी फ्रेज याद रखना है, ईंट पर नाचे। देखा कितना सिंपल है। ईंट में ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, पर में प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और नाचे में ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। है ना कमाल की ट्रिक? अच्छा, अब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए। चलिए अब देखते हैं कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं यानी रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। यहीं से केमिस्ट्री का असली जादू शुरू होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक बिल्कुल ही नई चीज बना दें तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। इसको समझने का एक आसान तरीका है। जो चीज़ें रिएक्शन शुरू करती हैं, यानी हमारे उदाहरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो है अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ बनती है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है उत्पाद। और बस यही तो कमाल है। ये जो छोटे छोटे नियम है ना, परमाणु से लेकर रासायनिक अभिक्रिया तक, इन्हीं से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। सोचिए, जब ये नन्हे से बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ आते हैं तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन बुनियादी कणों से अभी और कौन कौन सी अविश्वसनीय चीजें बननी बाकी है? पूरा ब्रह्मांड है ना, ये कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है। ऐसे नियम जो तय करते हैं कि कोई भी चीज कैसे बनती है, कैसे बदलती है। तो चलिए आज रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कागज या लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं
तो वो जाता कहाँ है? थोड़ी सी राख तो बच जाती है, पर बाकी सब? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और पता है, ये सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं आया। सदियों से वैज्ञानिक इसी पहेली को सुलझाने में लगे थे कि आखिर जब कोई चीज जलती है या लोहे पर जंग लगता है तो असल में होता क्या है, ये पदार्थ आखिर बदलता कैसे है। और फिर उन्हें जवाब मिला। जवाब एक प्रक्रिया में छुपा था जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। और इसमें पता चला कि चीजें गायब नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती हैं। आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो इन हाथ से लिखे नोट्स पर आधारित है। समझिए कि हम जासूस हैं और इन्हीं में लिखे सुरागों से केमिस्ट्री के इन बड़े रहस्यों को एक-एक करके सुलझाने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों को जो पहला बड़ा सुराग मिला वो वजन से जुड़ा था, जिसे विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान कहते हैं। उन्होंने गौर किया कि जब चीजें बदलती हैं तो कुछ भी असल में गायब नहीं होता, और यहीं से जन्म हुआ पहले नियम का, द्रव्यमान संरक्षण। और इसी से बना हमारा पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म, वो बस उतना का उतना ही रहता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास लेगो की 100 ईंटें हैं। उन 100 ईंटों से हमने एक कार बनाई। अब कार अच्छी नहीं लगी तो उसे तोड़कर एक घर बना लिया। तो क्या ईंटें कम या ज्यादा हुई? नहीं, वो 100 की 100 ही रही है ना। बस यही है ये नियम। चलिए इसे एक असली रिएक्शन में देखते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम हैं। फिर रिएक्शन हुआ और स्टेप 3 में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए, कोई भी एटम गायब नहीं हुआ, उन्होंने बस अपनी जगह बदल ली, अपनी जोड़ियां बदल ली। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस रीअरेंज हो गया। तो ठीक है, एक बात तो पक्की हो गई कि कुछ भी खोता नहीं है। पर अगला सुराग इससे भी गहरा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जो बदलाव हो रहे थे वो ऐसे ही किसी भी तरह नहीं हो रहे थे, बल्कि ये तो प्रकृति की एक फिक्स रेसिपी को फॉलो कर रहे थे। और यहीं से सामने आया हमारा दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में, एक तय अनुपात में ही मौजूद होते हैं। बिल्कुल एक केक की रेसिपी की तरह। अगर एक अच्छा केक बनाना है तो आपको चीनी और मैदे का एक सही अनुपात चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बस प्रकृति में कंपाउंड्स भी ऐसी ही एक फिक्स्ड रेसिपी से बनते हैं। यहाँ देखिए जरा, एक तरफ है पानी H2O, इसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा, हमेशा। और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसमें हमेशा 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का एटम होगा। रेसिपी एकदम फिक्स्ड है। तो अब हमारे पास 2 पहेलियां थीं, कुछ भी नष्ट नहीं होता और सब कुछ एक फिक्स रेसिपी से होता है। पर बड़ा सवाल ये था कि ऐसा क्यों होता है? इन दोनों नियमों को कौन सी एक बड़ी सच्चाई आपस में जोड़ती है? और इस सवाल का जवाब दिया जॉन डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत ने। आखिर इन दोनों नियमों को जोड़ने वाली वो एक बड़ी कड़ी क्या थी? और वो बड़ा आइडिया एक बहुत ही छोटे से कण में छिपा था, एटम यानी परमाणु। डाल्टन ने एक कमाल का आइडिया दिया कि हर चीज ऐसे छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए, डाल्टन का ये आइडिया कितना शानदार था। इसने सब कुछ समझा दिया। अगर हर चीज एटम से बनी है और इन एटम्स को खत्म नहीं किया जा सकता, तो ये बात हमारे पहले नियम द्रव्यमान के संरक्षण को समझाती है। और अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं और वो एक फिक्स अनुपात में जुड़ते हैं, तो ये हमारे दूसरे नियम स्थिर अनुपात को समझाता है। एक आइडिया और दोनों पहेलियां हल। तो अब सवाल उठता है कि इन पुराने नियमों और विचारों को आज समझना इतना जरूरी क्यों है? असल में इनका महत्व बहुत गहरा है। ये नियम और एटम का ये आइडिया ही आज की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव है। आज हम जो भी दवाइयाँ बनाते हैं, जो नए नए मटेरियल तैयार करते हैं या जो ऊर्जा के नए स्रोत खोजते हैं, वो सब कुछ इसी बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या ये बात सच है?
विज्ञान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सवाल हमें एक और भी गहरे और रोमांचक सफर पर ले जाता है। कभी सोचा है कि नमक जैसी आम सी चीज आखिर बनती कैसे है? इसका सारा राज ना परमाणुओं की छिपी हुई दुनिया में है, और खास तौर पर उन परमाणुओं में जो थोड़े से अनबैलेंस्ड होते हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि ये छोटा सा असंतुलन ही हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे बनाता है। तो सवाल ये है कि जब कोई परमाणु मतलब एटम संतुलित नहीं होता, यानी जब उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गिनती बराबर नहीं होती, तो आखिर होता क्या है? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें सीधे केमिस्ट्री के दिल में ले जाता है। और उस सवाल का जवाब बस इस एक शब्द में छिपा है, आयन। जब भी कोई परमाणु असंतुलित होता है तो वो एक आयन बन जाता है, मतलब एक ऐसा चार्ज्ड पार्टिकल जो कुछ नया बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो ये आयन है क्या? बहुत आसान है। ये एक परमाणु या परमाणुओं का झुंड है जिस पर कोई चार्ज होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, और यही चार्ज इसे इतना खास बनाता है। और यहाँ देखिए, हमारे सोर्स नोट्स में भी ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। पॉइंट नंबर 14 पर नजर डालिए। परमाणु या परमाणुओं के समूह पर स्थित आवेश को आयन कहते हैं। एकदम सीधी सादी परिभाषा जो असल में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आधार है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आयन क्या हैं, पर क्या सभी आयन एक जैसे होते हैं? जी नहीं। असल में ये दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उल्टे प्रकार के होते हैं। एक तरफ है धनायन या कैटायंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि सोडियम Na+ या हाइड्रोजन H+, और दूसरी तरफ है ऋणायन या एनायंस जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोराइड Cl-। इनको ना एक चुंबक के दो सिरों की तरह समझिए, जो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार रहते हैं। अब आता है असली मजा। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये आयन एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाएंगे? इसके लिए एक बहुत ही आसान और कमाल का नियम है जिसे हम कहते हैं रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। और ये रहा वो सीक्रेट कोड, सीधा हमारे नोट से। नियम कहता है, पहले परमाणु का आवेश दूसरे के नीचे तथा दूसरे का आवेश पहले के नीचे लिखते हैं। बस इतनी सी अदला बदली और सारा खेल इसी में है। इस तरीके को क्रिस क्रॉस मेथड भी कहा जाता है, और ये बस 3 आसान से स्टेप्स में काम करता है। पहला, सिंबल और उनके चार्ज लिखो। दूसरा, चार्ज की वैल्यू को नीचे की तरफ क्रॉस कर दो। और तीसरा, फाइनल फॉर्मूला लिख दो। बस हो गया काम। बातें बहुत हो गईं, अब इसे असल में करके देखने का टाइम है। चलिए सीधे सोर्स नोट से कुछ असली उदाहरण उठाते हैं और देखते हैं कि ये मेथड कितनी अच्छी तरह काम करता है। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने उदाहरण से, साधारण नमक। ये बनता है सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- आयनों से। नोट्स में देखिए, यहाँ Na पर +1 चार्ज है और Cl पर -1। अब लगाते हैं अपना क्रिस क्रॉस रूल। Na का 1 जाएगा Cl के नीचे और Cl का 1 आएगा Na के नीचे। और क्योंकि हम 1 लिखते नहीं हैं, तो हमें क्या मिला? NaCl, साधारण नमक। देखा कितना आसान है ये। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट। यहाँ हमारे पास है पोटेशियम K+ और सल्फेट SO4 आयन। यहाँ मजेदार बात है, सल्फेट का 2 चार्ज। चलिए फिर से क्रिस क्रॉस करते हैं। पोटेशियम K का +1 चार्ज गया सल्फेट SO4 के पास, और सल्फेट का 2 चार्ज आया K के पास। तो सूत्र क्या बना? K2SO4। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि चार्ज ही तय करते हैं कि कौन कितना जुड़ेगा। चलिए अपनी समझ को और पक्का करने के लिए एक और थोड़ा सा मुश्किल उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ एल्यूमिनियम का चार्ज है +3 और सल्फेट का है -2। अब देखिए जादू, एल्यूमिनियम का 3 जाएगा सल्फेट के नीचे और सल्फेट का 2 जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे। इससे हमें मिला Al2SO4 3। ये साबित करता है कि ये नियम हमेशा काम करता है, चाहे चार्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, विपरीत आवेश यानी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। फिजिक्स का यही छोटा सा नियम इन आयनों को एक साथ लाता है ताकि वे संतुलित और स्थिर यौगिक बना सकें। कितना सुंदर और सरल सिस्टम है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है,
जरा सोचिए, जब हम सभी ज्ञात धनायनों और ऋणायनों को देखें तो इस एक आसान से क्रिस क्रॉस नियम का इस्तेमाल करके कितने अनगिनत यौगिक बनाए जा सकते हैं। ये केमिस्ट्री की रचनात्मक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, अणुभार या मॉलिक्यूलर मास। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये समझना कि किसी अणु को तौला कैसे जाता है, ये हमें नई दवाइयां बनाने से लेकर नए मटीरियल्स तैयार करने तक में मदद करता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मास को बस एक साथ जोड़ दीजिए, बस यही है मॉलिक्यूलर मास। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 स्टेप्स के जरिए अणुभार की दुनिया को समझेंगे। इसकी परिभाषा से शुरू करके कुछ मजेदार और थोड़े मुश्किल उदाहरणों तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अणुभार या मॉलिक्यूलर मास आखिर है क्या? ये असल में किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल मास को नापने का एक तरीका है। इसको ऐसे सोचिए, अगर हर एटम एक ईंट है तो मॉलिक्यूलर मास उस पूरी बिल्डिंग का टोटल वजन हुआ, है ना सिंपल? अब ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये हैं अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। ये देखिए, यहाँ कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए गए हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल से ही लिए गए हैं। यही वो नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे अपने सारे एग्जाम्पल्स में करने वाले हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इससे इस पूरी प्रोसेस को समझने में काफी कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमारा पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब सवाल ये है कि इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे? ये देखिए, सोर्स मटेरियल में इसकी असल कैलकुलेशन दिखाई गई है। इसमें बस हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक साथ जोड़ दिया है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। और इन सब को जोड़ने पर फाइनल जवाब आता है 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हुआ 40। अच्छा, NaOH तो समझ आ गया। चलिए अब एक और जाना पहचाना कंपाउंड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट। तरीका बिल्कुल वही है, कुछ भी अलग नहीं। हम सोडियम के एटॉमिक मास को क्लोरीन के एटॉमिक मास से जोड़ देंगे और इसका रिजल्ट है 58.5। देखा, एक बार तरीका समझ आ जाए तो ये कितना सीधा और आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, नियम वही रहेंगे। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। H2SO4 जैसे फॉर्मूले में क्या करेंगे जहां एक से ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है? इसका जवाब भी बहुत आसान है। हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को फॉर्मूले में दिए गए उसके नंबर से गुणा कर देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के लिए 2 से, सल्फर के लिए 1 से और ऑक्सीजन के लिए 4 से। सोर्स मटेरियल में यह दिखाया गया है कि ये कैसे होता है। 2 गुणा 1 प्लस 32 प्लस 4 गुणा 16, जो हमें टोटल 98 देता है। देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है तो ये बस सिंपल गुणा और जोड़ ही। और अब आते हैं हमारे सबसे कॉम्प्लेक्स उदाहरण पर, ग्लूकोज। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले कार्बन के 6 एटम को उसके मास 12 से गुणा किया तो मिला 72। फिर हाइड्रोजन के 12 एटम को 1 से गुणा किया तो मिला 12। और आखिर में ऑक्सीजन के 6 एटम को 16 से गुणा करने पर मिला 96। इन सब को जोड़ दीजिए और हमें मिल गया 180, जो ग्लूकोज का कुल अणुभार है। तो हमने सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक का सफर तय कर लिया है। तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिला? मेन टेकअवे क्या है? अणुभार की कैलकुलेशन हमेशा इसी 4 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करती है। एलिमेंट्स को पहचानो, उनके नंबर गिनो, गुणा करो और फिर सबको जोड़ दो। ये एक ऐसा भरोसेमंद तरीका है जो हर बार काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमें कहाँ ले जाती है? असल में ये केमिस्ट्री में अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। लैब में किसी रिएक्शन के लिए कितना केमिकल चाहिए, ये तय करने से लेकर ये समझने तक कि कोई पदार्थ मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है, ये ज्ञान ही सब कुछ है। सोचिए, ये जानकारी और क्या-क्या नई खोजें मुमकिन बना सकती है। केमिस्ट्री की दुनिया में एक सवाल हमेशा से रहा है, उन चीजों को कैसे गिना जाए जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो आज हम इसी बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के जरिए, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। जरा सोचिए, 1 चम्मच पानी, उसमें कितने परमाणु होंगे? लाखों, करोड़ों,
नहीं, खरबों खरब। अब इन्हें कोई कैसे गिनेगा? एक एक करके गिनना तो वही नामुमकिन है। और बस यहीं पर केमिस्ट्री का एक हीरो सामने आता है, मोल। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना देता है। देखिए, जब हम बाजार से चावल खरीदते हैं तो एक एक दाना नहीं गिनते, है ना? हम उसे किलो में तौलते हैं। वैज्ञानिकों को भी परमाणुओं के लिए एक ऐसे ही किलो जैसी चीज की जरूरत थी, एक ऐसी इकाई जो इन अनगिनत कणों को एक मापने लायक संख्या में बदल दे। और वो समाधान है मोल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे केमिस्ट की दर्जन मान लीजिए। जैसे एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, चाहे वो केले हों या अंडे, वैसे ही एक मोल का मतलब भी हमेशा एक खास बहुत बड़ी संख्या होता है। तो आखिर ये मोल है क्या? अगर इन नोट्स को देखें तो आसान शब्दों में ये किसी भी चीज की मात्रा को मापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे लंबाई के लिए मीटर होता है या वजन के लिए किलोग्राम, वैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मात्रा के लिए मोल होता है। तो एक लाइन में कहें तो मोल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली एक यूनिट है जो हमें किसी पदार्थ की मात्रा के बारे में बताती है। यह हमारे सबसे पहले सवाल का सीधा और सटीक जवाब है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो खास, वो जादुई नंबर आखिर है क्या? मतलब एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? ये रहा वो नंबर 6.022 × 10 की पावर 23। अब ये संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर इतने रुपए होते तो दुनिया के हर इंसान को खरबों खरब रुपए मिल जाते। इसी जबरदस्त नंबर को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और सही मायनों में यही मोल की जान है। और इसका मतलब यह है कि एक मोल किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे एक मोल पानी में पानी के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। एक मोल लोहे में लोहे के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये बस एक गिनती है, चाहे वो कण हो, अणु हो या परमाणु। ठीक है, ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन लैब में कोई भी परमाणु गिनने के लिए तो नहीं बैठता। वैज्ञानिक वजन मापते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि किसी चीज के वजन से ये कैसे पता लगाया जाए कि उसमें कितने मोल हैं। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है जो इन नोट्स में भी साफ साफ लिखा है। मोल की संख्या, जिसे हम n से दिखाते हैं, उसको पता करने के लिए बस पदार्थ के वजन को ग्राम में उसके अणुभार से भाग देना होता है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। n का मतलब है मोल की संख्या, ठीक है? फिर आता है पदार्थ का वजन, जो हमें हमेशा ग्राम में लेना है, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में। और इससे डिवाइड करना है पदार्थ के अणुभार या मोलर मास से। है ना एकदम सीधा सा हिसाब? चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब इस फॉर्मूले को असल में काम पर लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम वही सवाल हल करेंगे जो हमारे इन नोट्स में दिए गए हैं। तो पहला सवाल है, 400 ग्राम पानी यानी H2O में कितने मोल होते हैं? आइए इसे हल करते हैं। तो दिया गया वजन है 400 ग्राम। पानी यानी H2O का अणुभार होता है 18। अब बस फॉर्मूला लगाना है, मोल बराबर वजन बटा अणुभार। तो 400 को 18 से भाग देने पर हमें मिलता है 22.22 मोल। देखा कितना आसान था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नोट्स में दूसरा सवाल है, 5 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में कितने मोल होते हैं? यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो 5 किलो मतलब 5000 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार होता है 98। अब बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। 5000 को 98 से भाग देने पर आता है 51.02 मोल। हो गया। लेकिन रुकिए, मोल निकालने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। क्या होगा अगर किसी ने वजन की जगह सीधे सीधे कणों की संख्या दे दी हो? तो उसके लिए भी एक तरीका है। हमारे नोट्स में तीसरा और आखिरी सवाल इसी पर आधारित है। अगर पानी के 12.044 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 अणु हैं तो उसमें कितने मोल होंगे? यहां पर फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। मोल बराबर होता है दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। तो 12.044 x 10 की पावर 23 को हम 6.022 x 10 की पावर 23 से भाग देंगे और सीधा जवाब आता है 2 मोल। तो अब हम समझ गए हैं कि मोल तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं।
एक वजन से और दूसरा कणों की संख्या से। ये दोनों ही फॉर्मूले वैज्ञानिकों को उस अदृश्य दुनिया को समझने और मापने की ताकत देते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। इस पूरी बात का सार बस इतना है कि मोल असल में परमाणुओं की उस अदृश्य दुनिया और हमारी इस दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। एक ऐसा पुल जो हमें लैब में वजन तोलकर परमाणुओं की गिनती करने देता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो अब इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर परमाणुओं को गिनने की ये शक्ति किसी के हाथ लग जाए तो वो सबसे पहले किस चीज को मापना चाहेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।